हाँ, तो आज ही ओवरऑल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मिसलेनियस जो विविध में आज अपन करेंगे, उसके बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो 16 चैप्टर है इसका आपको मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, तो आज जैसे फ्राइडे हुआ है तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपके पास में है। 16.1 आ रही है उसके पहले के एग्जाम्पल, 16.2 आ रही है उसके पहले के एग्जाम्पल, 16.4 उसके पहले के एग्जाम्पल, और ये मिसलेनियस। बस इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ के करना है, बड़ा टेस्ट आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अपनी जगह है, अभी अपने पास टाइम है। वीकेंड छुट्टियां पड़ गई, आपको पता ही है 6 जून तक कोई स्कूलें नहीं खुलेगी, तो 6 जून तक आपके एग्ज़ाम भी नहीं होने के चांस है। ठीक है, तो इस पर भी मैं एक टाइम टेबल लेके आऊँगा कि अपन और इस 45 दिन में और किस तरीके से वापस से फ्रेश बैक पूरा रिवीजन पूरा कर लें। ठीक है, वो भी अपन एक टाइम टेबल ला दूंगा 1-2 दिन में। और इसलिए लेकिन अभी इसकी आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। 11th का कोई इशू नहीं है यार, 11th का क्या है, वैसे भी 10th मेन है, लाइफ टाइम मेन है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने सुना होगा, आपके बड़े भाई बहन या कोई दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको उनको पूछना कि वो आपको यही कहेंगे कि हमेशा मैथ्स भी आएगी, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की आएगी तो उसमें क्या लिखा रहता है, मैट्रिक लेवल। साइंस मैट्रिक लेवल, मतलब हर जगह मैट्रिक लेवल का मतलब है 10th लेवल। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10th का बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आप कल को कोई भी जॉब करोगे, गवर्नमेंट जॉब करोगे, तो वहाँ पर 10th की मार्कशीट लगेगी। चाहे कोई सा भी डॉक्यूमेंट बना लेना आप, चाहे कोई सा भी ड्राइविंग लाइसेंस, इवन कुछ ही बना लेना, सब कुछ के अंदर आपका क्या लगेगा, 10th की मार्कशीट लगेगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी 10th की मार्कशीट भी वैलिड होती है और किसी की मार्कशीट वैलिड नहीं होती। ठीक है, तो मतलब 10th की मार्कशीट हर जगह लगेगी। तो बहुत अच्छी मेहनत करो, अच्छे परसेंटेज की मार्कशीट बनेगी तो आपके काम आएगी। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप कुछ खूब सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लगा दो, यार कमाल कर रहे हो। 7-8 चैप्टर पूरे ढंग से नहीं आ रहे, 7-8 मिनट में पढ़ सकते हो एक चैप्टर को, और क्या है हिंदी बताओ क्या है। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आराम से पढ़ो, टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छी तैयारी करो। 11th वैसे भी कोई वो बात नहीं है, 12th की आगे प्लानिंग होगी तो, और उसकी 11th में बहुत टाइम है। ये मत सोचो कि अभी 11th में पढ़ना शुरू कर, 11th की पढ़ाई ऐसा मान लो कि जुलाई अगस्त में, वैसे जुलाई से शुरू होता है सेशन 11th का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10th पर फोकस रखो। ठीक है, मेरी बात को मान के चलो, मैं सच बता रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत ये अच्छी प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कर रहा आपको, ये सच बता दूँ मैं आपको, है ना। सब आपको डिमोटिवेट करेंगे कि एग्ज़ाम खिसक गए, एग्ज़ाम नहीं होंगे, कैंसिल। एक बात और बता दूँ, चलो मैं आज बता ही देता हूँ, एग्ज़ाम हो या ना हो मैं लूँगा आपके एग्ज़ाम। ठीक है, मैं लूँगा का मतलब है मैं आपको एग्जैक्ट डेट पर, जैसे जून के अंदर आपकी अपन डेट फिक्स करेंगे, उस तारीख को मैं आपको 6 सब्जेक्ट के अलग अलग दिन 3-3 घंटे के मॉडल पेपर दूंगा, प्रॉपर तरीके से ईमानदारी के साथ आपको देना है। फिर मैं कैसे आपकी वो पिक मंगाऊँ या कुछ भी करो, मैं आपके आंसर भी चेक करूँगा। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत आपको करनी है। ठीक है ना, एक हिम्मत रखो, 10th के बच्चे हो, करना चाहिए अपन को। ठीक है, चलो फिर अपन शुरू करते हैं इसके मिसलेनियस की बात, विविध की। पहला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की भुजा होगी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 सेंटीमीटर, तो क्यूब की साइड क्या होगी। बड़ा इजी है, मैंने कहा था वो ही रखना है जो चीज़ गिवन हो। अपन को गिवन है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और वो अपन को दे रखा है 486। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर बोल दो, चाहे 6 भुजा स्क्वायर बोल दो, और 486 तो भुजा स्क्वायर का तो भुजा स्क्वायर, क्योंकि भुजा तो हमारे पास है नहीं, 486 के बटे में आ जाएगा 6, ये 4 कर लेना भाई यहाँ पर। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप काट लो, 6 48 यानी 6 8 48 और 6 1 6। इसके बाद में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू चली जाएगी रूट में, सॉरी स्क्वायर की वैल्यू चली जाएगी अंडर रूट में, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। a का मतलब भुजा। ठीक है, तो भुजा या फिर साइड कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9, 2 और 1 मीटर दे रखी है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ध्यान रखना उसने क्यूबॉइड दिया, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्रमशः आपको 3, 2 और 1 दे रखी है रेस्पेक्टिवली। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी, यहाँ पर इंग्लिश वाले टोटल नहीं है भाई, कवर्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया एक ही बात है, टोटल में 12 BHH लगा लेते हैं, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग चल लो, एक ही बात है, या फिर टोटल भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब देखो, इसको मैं टोटल सरफेस एरिया अगर नहीं कहता हूँ, कवर्ड सरफेस एरिया कहता हूँ, तो फिर इसका मतलब हो गया 4 दीवारें। देखो फिर सुन लो, कवर्ड सरफेस एरिया बोल दो, चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोल दो,
या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल दो, तीनों के फॉर्मूले एक ही है, ठीक है। हिंदी में बोल दो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, चाहे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल दो, फॉर्मूला एक ही है। कौन सा? 2 ब्रैकेट में L + B × H, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वही। हमारे पास क्या है? लेंथ, लंबाई कितनी है हमारे पास? 9 मीटर। चौड़ाई कितनी है? B 2 मीटर। और H हाइट कितनी है? 1 मीटर। बड़ी चीज़ क्या है कि इन तीनों को चेक कर लेना कि वैल्यू सेम है कि नहीं। मीटर 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 या फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये आगे पीछे दे सकता है एग्जामिनर। अगर यहाँ सेंटीमीटर दे देता है और बाकी 2 मीटर दे देता है तो इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, इतना सा ध्यान रखना है। और अब हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला ये होता है 2L का मतलब 9 + B का मतलब 2 × हाइट का 1 है, तो 2 और ये हो गया 11 × 1, यानी कि तीनों मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब क्या आ गया? 22। तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको हिंदी में, हिंदी वाले ये भी लिख सकते हो 22 वर्ग सेंटीमीटर। हालांकि मार्क्स इसमें भी नहीं कटेंगे आपके, ऐसा भी लिख दोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, दोनों ही सही है, ठीक है। और इंग्लिश वाले भी इसको वर्डिंग लिखना चाहते हो तो कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। 22 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सॉरी ये मीटर में है क्या वैल्यू? हाँ, तो स्क्वायर मीटर कर लेना भाई, ठीक है। मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा और इंग्लिश वाले स्क्वायर मीटर कर लेना, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो एक ही बात है, वर्डिंग लिखो चाहे फुल लिखो चाहे हाफ लिखो, उससे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा वो एक डेसीमीटर वाली बात थी यार, पिछले वीडियो शायद पिछले से पिछले वीडियो में, तो ध्यान रखना 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। वो मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, 1 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर बोल दिए थे, लेकिन 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लेना, छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है जल्दबाजी में, ठीक है। और अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा तीसरा। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन क्या होगा? द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। देखो चीज़ क्या है कि सबसे पहले वो देखना है कि हमें गिवन क्या है। हमने देखा इसके अंदर गिवन है व्यास, डायमीटर है। निकालना क्या है? गोले का आयतन। क्या फॉर्मूला होता है गोले का आयतन का? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर तो होता है 2/3 πr³, लेकिन गोले का पूरे का 4/3 πr³, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? आर चाहिए, और आर हमें देगा कौन? डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ स्फेयर, ठीक है, यानी कि गोले का व्यास, सॉरी गोले का व्यास वो है 6 सेंटीमीटर, और डायमीटर से हमें क्या निकाल लेंगे? रेडियस। तो रेडियस ऑफ स्फेयर यानी कि गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से, तो वो होती है व्यास की आधी, डायमीटर की हाफ, तो आर आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकाल देंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का आयतन, और इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो 4/3 पाई की जगह 22/7, r³ 3 बार है तो 3 × 3 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पर भी 3 ही है, और तो कुछ कटेगा नहीं। ये हो गया 88 को आप 3 से कर लो तो 24, 2 24 कर दो 26, एक 3 और रह गया तो फिर 3 से कर लो, तो ये 12, एक 18 और एक 19, फिर एक हाथ से लग जाएगी तो 792, 792, इसमें 7 से डिवाइड कर लो 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 बच के 2, 7 3 21, ठीक है, फिर बच के 1 पॉइंट, फिर 0, फिर 7 एकम 7 बच के 3, यानी कि लगभग अप्रॉक्स में 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इंग्लिश वाले इसको लिख सकते हो, सॉरी वो हिंदी वाले लिख सकते हो घन सेमी, ठीक है, और इंग्लिश वाले लिख सकते हो क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब, ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर। तो काफ़ी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। और सुनो, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर पाई में दे रखे हैं, तो एक ध्यान रखना, इसी को मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ। यहाँ पर देख लेना थोड़ा सा कि ये तो मैंने पूरा ओपन करके खोल दिया जो एग्जाम में ऐसे करके आना है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि ये मिसनली से ऑप्शन एग्जाम आता है पाई में, तो फिर आपको पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। 4/3 पाई, और r³ कितना है? r³ 3 × 3 × 3, यानी कि 3 3 9 होती है 27, ठीक है। 27 का मतलब ये कट जाएगा 9, यानी कि लगभग अप्रोक्स आता है 36 पाई, 36 पाई। तो ये कब रखना है? जब ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा हो और ऑप्शन में पाई ही हो, मतलब पाई जिंदा हो, पाई की वैल्यू नहीं रखी हुई हो, तो फिर अपन को पाई में आंसर निकाल देंगे, बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
ऐसे ही चौथा एग्जांपल देखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? एक सिलेंडर हैज़ रेडियस ऑफ इट्स बेस 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इन हाइट, तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी। बहुत ईजी है। सबसे पहली बात कि सिलेंडर की मैंने आपको एक बात बताई थी, आधार होता है हमेशा, देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का आधार हमेशा क्या होगा? स्क्वायर सर्कल होगा, वृत्त होगा, ठीक है। तो सिलेंडर की अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका मतलब आर तो हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। और फिर वो कह रहा है कि हाइट, ऊंचाई है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय। एक बात और समझो, अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि वो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, अभी जो अपन आंसर निकाल रहे हैं ना, इसका जो भी आंसर आएगा वो दे देगा और कहेगा कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, मतलब एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज दिस, जो भी आएगा वो तो बताओ कि बेलन की रेडियस क्या होगी, तो उससे भी कर सकते हो, वो भी सेम ही मेथड रहेगा, बस फॉर्मूला आपको वही लगाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ, तो 2 होता है 2πRh, ठीक है। तो अपन वैल्यू रख देंगे 2 × 22/7 × R है आपका 14 × H है 10, ठीक है। ये कट जाएगा 2 बार, तो मल्टीप्लाई कर दो 44 का 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये था आपका चारों एग्जाम्पल कंप्लीट। हाँ, अब देखो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत तगड़े लेवल के एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया हो भी एग्जाम्पल CBSE वगैरह में, और इसको भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो, ये यूँ कहना चाह रहा है कि एक ठोस धातु के अर्धगोला हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, यानी कि ए सॉलिड मेटलिक हेमिस्फीयर हैज़ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, क्या कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि अर्धगोले का व्यास, और वो है 42 सेंटीमीटर। तो ये अपन को क्या दे देगा? ये अपन को दे देगा रेडियस, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का की त्रिज्या, जिसको अपन R से डिनोट करते हैं 42.2, तो R की वैल्यू हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर आपको इस रेट से वो पॉलिश करानी है, तो बताओ कितना खर्चा आपके बैठेगा? यानी कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टोटल सरफेस एट द 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सबसे पहले अपने तो टोटल सरफेस निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस इसका है कितना जहाँ पर अपन को पॉलिश करनी है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए है क्या चीज़, ये हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3πr²। 3 का तो 3, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 21 × 21 क्योंकि स्क्वायर है। ये कट गया 3 बार, बस ये हो गया 9 को इससे किया तो 9, और ये हो गया 189 को कर दो 22 से, तो ये हो गया आपका 18, 17 फिर 3, ठीक है। यानी कि बहुत इजी तरीका है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो 8, 7, 15, ये हो गया 7, 6, 11 और 4, यानी कि 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, किसका? हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का, ठीक है ना। अब इस अर्धगोले को करना है अपन को पॉलिश, और पॉलिश करेंगे तो अपन गए मैकेनिकल के पास, पॉलिश करने वाले उस कारीगर के पास। उसने कहा कि 20 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मैं आपसे लूँगा। हमने कहा ठीक है, कर दे। तो फिर अब अपन ये लिखेंगे कि द रेट ऑफ पॉलिश, ठीक है, यानी कि जो पॉलिश कर रहे हैं अपन, वो पॉलिश करने का खर्चा, और खर्चा है आपके 20 पैसा। आप 20 पैसा रख सकते हो या फिर कन्वर्ट इनटू रुपीज़ करते हो, तो ये आपको पता ही है 1 रुपये के अंदर 100 पैसा होता है, ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है।
तो यहाँ पर अपन 20 रुपये में 20 रुपये के अंदर 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि छोटे को जो बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड किया जाता है। तो 0.2 रुपये 0.201 हाँ 2 सही है, 0.2 रुपीज़ आ जाएगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा रुपये में। तो रुपये में आंसर सही रहता है, वैसे कोई बात नहीं, पैसे में भी आपका गलत नहीं है। तो अपन बात करेंगे टोटल खर्चा पूछा इसने, टोटल सरफेस एरिया का, पॉलिशिंग की क्या पूछा, कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है, यानी कि पॉलिश कराने का जो कुल खर्चा बैठेगा, पॉलिश कराने का कुल खर्चा या कुल वे भी बोल सकते हो, वो बैठेगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अपन को पेंट या जो पॉलिश करवाना है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 रुपीज़ से। 0.2 रुपीज़ की बजाय आप इसको बटे में भी लिख सकते थे, यहाँ पर अपन इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 0 से 0 और 1/5 रुपीज़। मतलब यही मैं तरीका से कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंट से जितना कोशिश हो बच सकते हो, थोड़ा सोल्यूशन इजी पड़ सकता है, लेकिन यहाँ तो आएगा तो वैल्यू पॉइंट में। अब 5 की टेबल से तो यहाँ पर काटना ही पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 × 40, 5 × 8 = 40, बच गया 5 × 3 = 15, फिर 5 × 1 = 5, बच गए 3, 5 × 6 = 30। 831.60 लगा सकते हो आगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर 831.6 रुपीज़ आपके टोटल इसके पॉलिश कराने का खर्चा आएगा। ठीक है, अब करते हैं अपन बात 10वें क्वेश्चन की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये कह रहा है कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन 4000 है। ठीक है, CBSE के अंदर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की ज़रूरत है। पहले इस क्वेश्चन को समझो। एक गांव में, पहले रफली आपको सिखाता हूँ कि एक गांव, यहाँ सिखा देते हैं स्पेस अपने पास। एक गांव है, 4000 जने हैं पानी पीने वाले, ये मान लो आप। पर डे उनको हर बंदे को 150 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, एक जने को, प्रति व्यक्ति लिखा हुआ है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4000, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 150 लीटर वाटर पर पर्सन डेली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60 और 4 लग गए 0, यानी कि 6 लाख लीटर हो गया अप्रॉक्स। 6 लाख लीटर इनको पर डे पानी चाहिए इस गांव को, पर डे 6 लाख लीटर चाहिए। ठीक बात है, अब ये तो चाहिए, लेकिन अब अपन पानी यहाँ पर स्टोर करने के लिए रखते हैं अपन टंकी। इस गांव में भी एक टंकी रखी हुई है, और टंकी रखी हुई है 20, 15 और 6 की, इस तरह की। और इसका मतलब ये टंकी पक्की बात है घनाभाकार है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, मतलब ये क्यूबॉइडल शेप की है, क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड का अपन निकालेंगे वॉल्यूम आयतन। मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है कि जब भी किसी चीज़ की कैपेसिटी निकालनी हो, धारिता निकालनी हो, तो हमेशा उसका क्या निकालेंगे अपन, आयतन, यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे। तो इस टंकी की कैपेसिटी पर निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम निकालेंगे, कितना लीटर पानी आ सकता है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 90 और 90 दूना 180 और 1 लग गया 0। तो हमें इसका पता चला कि 1800 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल के आया। और ये निकलते ही हमारा माइंड क्लिक कर गया कि यार पानी तो उनको चाहिए लीटर में, जबकि हमारी टंकी है मीटर क्यूब में। तो वहीं पर दिमाग वापस क्लिक कर गया कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। इसका मतलब हमारे पास 1800 मीटर क्यूब है, तो 1800 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1800 तो पहले ही थे, 1000 से कर देंगे तो 3 0 यहाँ पर और लग जाएंगे, मतलब 18 लाख लीटर हो जाएगा। अब टंकी में पानी कितना, 18 लाख लीटर। पर डे पानी उस गांव को कितना चाहिए, 6 लाख लीटर। कितने दिन चल जाएगा, 3 दिन, क्योंकि एक दिन 6 लाख लीटर चाहिए। आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि गांव की जनसंख्या कितनी है, गांव की जनसंख्या। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, तो पता चला वो है 4000। अब इनको पर डे पानी कितना चाहिए, पर डे क्या बोलते हैं उसको, पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर मतलब कि प्रतिदिन पानी की जो आवश्यकता है, पानी की नीड जो है, आवश्यकता है, वो है 150 लीटर पर डे। पर पर्सन, पर डे पर पर्सन भी कर लेना, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है 150 लीटर। तो टोटल पानी कितना हो गया, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, यानी कि
कुल जो पानी की आवश्यकता है, कुल पानी की आवश्यकता जो हो गई वो हो गई 150 इंटू 4000 लोग हैं तो वो हो गई 6 लाख लीटर। 3 और 1 4 तो 0, इसके लगे 60, हाँ 6 लाख लीटर रोज़ाना की क्वांटिटी हो गई। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं टंकी की। टंकी की बात की जाए तो लेंथ टंकी की है लेंथ ऑफ टैंक, ठीक है, यानी कि टंकी की लंबाई। ब्रेथ ऑफ टैंक यानी कि टंकी की चौड़ाई। हाइट ऑफ टैंक यानी कि टंकी की ऊंचाई। पता चला टंकी है 20-15-6 की। 20 हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले लेंथ होगी, फिर हाइट, ब्रेथ होगी, फिर हाइट होगी, LBH होगा, फिक्स है, कन्फ्यूज़न कहीं होता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। 20-15-6। तो अब अपन बात करते हैं कैपेसिटी की। टंकी कैपेसिटी कितनी, तो अपन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि कैपेसिटी निकालनी है अपन को। कैपेसिटी यानी कि टंकी का आयतन हमें जब निकालना है, क्योंकि उसकी धारिता निकालनी है। धारिता का मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है वो निकालना। टंकी है क्यूबोइडल मतलब घनाभाकार, और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला LBH होता है। तो LBH अपन लगा देंगे 20, 15 और 6, ठीक है। पता चला कि ये हो गया 30 और 6 थे 18 हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो 1 0 ये, एक 15 6 वो और 1 0, तो 1800 मीटर क्यूब टंकी का मामला हो गया। इतने की टंकी है। फिर हम गए कि हमें तो चाहिए लीटर में वैल्यू, ठीक है। तो फिर अपन को एक बात लिखनी है, वी नो दैट, या फिर ब्रैकेट में ये वाली चीज़ लिख देना, ये वाली, ठीक है, ये ब्रैकेट में चीज़ लिख देना। और ये लिखने के बाद में फिर अपन लिख देंगे कि 1800 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया लीटर में, यानी कि 2 0 तो ये 3 0 इसके। इतना पानी हो गया टोटल टंकी के में। कितना पानी हो गया, इतना पानी हो गया। अब ये पानी कितने दिन चलेगा, ठीक है, यानी कि हाउ मेनी डेज वाटर ऑफ दिस टैंक विल सफिशिएंट, इस टंकी का पानी कितने दिन चलेगा। तो टंकी का पानी चलेगा, ठीक है, यानी कि वाटर ऑफ दिस टैंक विल बी सफिशिएंट, ठीक है, विल सफिशिएंट कितना कि ये था आपके 18 लाख लीटर, 5 0 हो गए, 1 लाख में 5 0 होते हैं, और नीचे हैं आपके 6 लाख लीटर, तो ये हो गया आपके 5 0। तो 5 0 से तो 5 0 कट गया, और 6 3 18, तो 3 दिन आपके ये पानी इस गांव में चल जाएगा, इस टंकी का। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस मेन चीज़ क्या है कि समझना मैटर करता है। तो समझना बहुत अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपको करवाया है, क्योंकि चैप्टर लाइफ में फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा, भले ही मैथ्स लो या ना लो। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आगे है, लेकिन जिसने अभी इसको अच्छे से समझ के कर लिया वो आगे कभी मात नहीं खाएगा, ठीक है। तो अच्छी मेहनत करो, किसी के बहकावे में मत आओ, डिमोटिवेट मत हो, एग्ज़ाम की तैयारी करो। ऐसा मानो कि एग्ज़ाम है नहीं है तो मैं लूँगा, ठीक है, वो आपको देना। आपकी अगर आपकी नीयत अच्छी है कि हमें एग्ज़ाम देना है, तो एक ही बात है, मैं आपको 3 घंटे का पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, उसको तो अच्छे मेहनत के साथ, ठीक है। लेकिन ठान लो कि आपको एग्ज़ाम देना है, अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात मैं आपको बता चुका, ठीक है। ओके।